Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Hafiz Jafar Awan, your FCR अकाउंटिंग कोर्स। और आज जो है बेटा हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस को कि आपके एफसीआर के अंदर जो है वो क्या क्या सिलेबस है और टॉपिक्स में उन टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और किन चीज़ों पे जो है वो हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज कहाँ से हमें पढ़ना है। ये सारी चीजें आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्रेजेंटेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारी क्लासेस यहाँ पर लाइव क्लासेस जो ज्वाइन कर रहे होते हैं वो डीएलपी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से आए हुए होते हैं। तो उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी ऑनलाइन होती है। तो जब आपकी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन होती है तो जैसे अभी आप लोग नाम से आ रहे हो ना, जिस नाम से मैं देख रहा था, किसी ने अपने नाम के आगे स्माइली बनाई हुई है और किसी ने जो है वो अ, अपने नाम के आगे जो है वो पूरा नाम नहीं लिखा हुआ। तो ये चीजें बड़ी आपकी प्रेजेंटेशन में, किसी ने टेक्नो के नाम से आया हुआ है कोई, तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। एक बात याद रखिएगा, जब आप लोग पेपर प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे और अगर आप इन नामों के साथ जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन ज्वाइन करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आप फेल हो जाओगे प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अभी से ही आप लोग अपने नाम जो है वो ठीक कर लीजिएगा। प्रेजेंटेशन ऑब्वियस सी बात है, मैंने तो नहीं लेनी, वो आईसीएमए वाले ही आप लोग की प्रेजेंटेशन कंडक्ट करेंगे, लेकिन अपने नाम जो है वो जो आप लोगों का जो नाम आपके अम्मी अबू ने आप लोगों का नाम रखा है और जो पूरा नाम रखा है उस नाम के साथ जो है वो कोशिश करें कि आप लोग क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी आपकी इसी तरीके से हो। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि आपका जो टॉपिक है एफएससीआर का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, ये जो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये फॉर अगस्त अटेम्प्ट के लिए जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं पहले से बता देता हूँ कि बेटा इस सेशन में क्या होता है, हर 2 महीने बाद हमारा सेशन जो है वो हाउस ऑफ कॉमर्स का अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो स्टार्ट होता है, हर 2 महीने बाद जो है वो स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट, जैसे अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है जून में जाकर के, आप लोगों ने अगस्त के लिए ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो है वो ज्वाइन किया होगा। तो अब देखो, आपका अगर सिलेबस 100% है ना, अगर आपका सिलेबस 100% है तो उस 100% में से, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैक्सिमम मैक्सिमम में 70 to 80% जो है वो आप लोगों को प्रिपेयर करवा सकता हूँ। 70 to 80% में आप लोग को प्रिपेयर करवा सकता हूँ। बाकी 20% आप लोगों का मसला बनेगा, बाकी 20% आप लोगों का नहीं हो पाएगा इस क्लास में, ये जो आप लोगों ने सेशन ज्वाइन किया है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं, इसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 70 to 80% तो आप लोगों को इसी लाइव क्लास के अंदर जो है वो अवेलेबल कर दिया जाएगा। लाइव क्लासेस भी होंगे और उसी की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन बाकी जो 20% है वो आप लोगों को कहाँ से करना होगा, या तो पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग आपको लेनी होगी, या जो पिछला सेशन अभी चल रहा है उसको भी आप लोगों को ज्वाइन करना होगा, वो मैं आप लोगों को वहां पर ऐड कर दूंगा। तो आपको डबल क्लासेस लेनी पड़ेंगी अगर किसी को अगस्त में जाकर के पेपर देने हैं, अगस्त में जाकर के पेपर देने हैं। तो बाकी वो 20% अपना कहाँ से कवर करेगा, वो जो जून का सेशन अब एंड होने जा रहा है, 20% रह गया है, तो वो 20% वो वहां से कवर करेगा। जैसे एएमए के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, काफी सारे स्टूडेंट, जब हम लोगों ने एएमए की क्लास रखी थी, उस एएमए की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि बाकी का जो 20% होगा या 30% होगा, वो आप या तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि प्रीवियस सेशन के, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहां से जाकर के कवर कर सकते हो, या फिर आप वही जो सेशन अभी चल रहा है, अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो वहां पर जाकर आप क्लास लेकर अपना सेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। उस क्लास की टाइमिंग क्या है वो आपको मिस, जो हमारी एडमिन है वो आपको ग्रुप के अंदर बता देंगी कि अगर किसी को वहां पर क्लास लेनी हो तो उसकी टाइमिंग जो है वो आप लोगों को बता दी जाएगी। अच्छा, हमारा जो पैटर्न होता है पढ़ने का इस साल से, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया इस सेशन से, पिछले सेशन में तो नहीं था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फॉर्चुनेटली इस सेशन से जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो ये स्टार्ट किया है कि जो हमारी वीकली क्लासेस होती है, वीक में 3 दिन क्लासेस होती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है और वीक में 3 दिन क्लासेस होती है। उन तीनों क्लासेस का जो टेस्ट होता है वो भी आप लोगों से कंडक्ट किया जा रहा होता है। कैसे कंडक्ट किया जा रहा होता है, फ्रॉम अ गूगल फॉर्म आप लोगों को दे दिया जाता है, जैसे अभी आप लोगों ने फिल किया, वैसे ही टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीकली बेसिस के ऊपर।
और आप उस टेस्ट को करके अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि किस हद तक आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। क्योंकि ज्यादातर जो हमारा फेलुअर जो 100% इस वजह से मनीष इस कवर नहीं हो सकता क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो कवर करना होगा तो आप लोगों को एफर्ट ये करनी होगी कि आप लोगों को दूसरा सेशन भी हमारा ज्वाइन करना होगा। जहां पर अभी 20% सिलेबस रह गया तो कुछ सेशन आप वहां पे लेके कंप्लीट करना और 70 to 80% आप यहाँ पर लेकर के कंप्लीट करना। ठीक है। तो क्लास के शुरू में ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस तरीके से होगा। आप लोगों के पास 1.5 मंथ्स है। आई थिंक 1.5 मंथ से तो पॉसिबल नहीं है कि एफएससीआर को या एएमए को जो हम लोगों ने लास्ट सेशन लिया था कि उसको 100% कोर्स आप लोगों को कंप्लीट करवाया जा सके। 70 to 80% इसी सेशन में हो जाएगा और बाकी जो 20% होगा या तो आप प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग मुझसे ले लेना या फिर आप प्रीवियस सेशन की क्लासेस ज्वाइन कर लेना और वहां से अपना कवर कर। जी बेटा क्लास के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। आपको ड्राइव पर ऐड कर दिया जाएगा फिलहाल 1 से 2 हफ्ते तक जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो सारी की सारी यूट्यूब पे अपलोड होगी। और फिर उसके बाद जो है वो जब बच्चे रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमें कंफर्मेशन हो जाएगी तो फिर हम उनको अपनी ड्राइव पर ऐड कर देंगे और जो भी रिकॉर्डिंग होगी फिर वहां पर आपको ड्राइव पर अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा। तो बात हो रही थी यहाँ पर कि आप लोगों को सबसे पहली बात तो ये कि तैयारी कहाँ से करनी है किस तरीके से करनी है एफएससीआर की। एफएससीआर कंपैरेटिवली एएमए बहुत आसान पेपर है। जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम एफएससीआर को पढ़ रहे हैं तो मैं उनको ये कहूंगा कि बेटा आप लोग एफएससीआर की तैयारी अगस्त के लिए अगर देने जा रहे हो तो इजीली कर सकते हो। मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोग को पुट करनी पड़ेगी लेकिन अगस्त के अटेम्प्ट के लिए आप लोग अपेयर हो सकते हो एफएससीआर के लिए एएमए के लिए नहीं। अगर कोई बच्चा दोनों एक साथ देना चाह रहा है एफएससीआर और एएमए तो मैं उसको ये रेफर करूंगा कि भाई तुम अगस्त के अंदर एफएससीआर को अटेम्प्ट करो और अक्टूबर के अंदर जाकर तुम एएमए को अटेम्प्ट करो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अभी अगस्त में एफएससीआर के अंदर तुम अपनी एफर्ट पुट करोगे और अक्टूबर में जाकर तुम एएमए के अंदर अपनी एफर्ट्स को जो है वो पुट करोगे। ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड कर लेना दोनों पेपर्स एक साथ अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़कर देना चाह रहा है कि मैं अगस्त में दे दूंगा तो बेटा मुश्किल हो जाएगा दोनों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा और दोनों पेपर भी आप लोग के रुक सकते हैं। तो किसी एक पेपर को चूज करना है आपने जिसपे आपने एफर्ट करनी है क्योंकि ज्यादातर जितने भी बच्चे थे वो एमए वाले भी थे और एफएससीआर दोनों सब्जेक्ट्स उन्होंने उठाए हुए थे। तो कोई एक सब्जेक्ट आपने चूज करना है क्लासेस भले आप दोनों की लेते रहो लेकिन कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। दिसंबर तक रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास रहेगी। तो जो पेपर अभी अगस्त में देना चाह रहे हो तो मैं ये रेफर करूंगा कि एमए को अभी सिर्फ क्लासेस लेना लेकिन पेपर के लिए जो प्रिपेयर हो रहे हो तो वो एफएससीआर का पेपर अगस्त में देना तो वो ज्यादा बेहतर रह जाए। नहीं ए में अगर आपका 25% भी कवर हो गया है ना 25% भी कवर हो गया है तो मैं आपको तब भी ये रेफर करूंगा कि एफएससीआर को उठाओ। एफएससीआर अगस्त में दे दो अक्टूबर में जाकर एएमए दो। एएमए की कोशिश करो कि लेक्चर्स कवर कर लो और अगस्त के बाद प्रिपरेशन करो प्रैक्टिस करो और अक्टूबर में जाकर एएमए दे दो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप लोगों की जो फीस है वो जो आप लोग आईसीएमए में दे रहे हो तो वो आप लोगों की फीस बड़ी मेहनत से आप लोगों ने कमाई होती है ज्यादातर मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। बिल्कुल। ए में आपको टफ टाइम देता है कंपैरेटिवली एफएससीआर आसान है सिलेबस भी आसान है जब आप लोग उससे बढ़ोगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। सिलेबस चीजें बहुत सारी है लेकिन सारी चीजें बहुत आसान। जी। ए में जो है ना वो मोर प्रैक्टिस बिल्कुल मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। बाकी आप लोगों की मर्जी है बेटा। बाकी आप लोगों की मर्जी आप चाहो तो दोनों एक साथ दो चाहे तो आप दोनों अक्टूबर में दो वो आप लोगों के ऊपर है। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा था वो ये बता रहा था सिलेबस आप लोगों को अगस्त तक एएमए का भी और एफएससीआर का भी 100% मिल जाएगा। 100% मिल जाएगा नोट्स की सूरत में यानी कि पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको खुद ही सारा मटेरियल जो है वो इंशाल्लाह ताला यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें पास पेपर्स भी होंगे। आपकी बेतहाशा जो है वो एमसीक्यूज भी होंगी एमसीक्यूज एफएससीआर की मैंने जो ली है वो ज्यादातर कैप से ली है या फिर एसीसीए से लिए।
तो कैप की किट से और एसीसीए से और कुछ पास पेपर सी एमसीक्यूज को मर्ज करके पीडीएफ इंशाल्लाह ताला आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बुक अगर आप पढ़ोगे, कैप की पढ़ते हो या एसीसीए पढ़ते हो, वो बुक्स डिजाइन की गई है सीए के लिए, डिजाइन की गई है, कैप आपके सीए के लिए डिजाइन किया गया है, या एसीसीए जो है वो एसीसीए के लिए डिजाइन किया गया है, आईसीएमए के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। तो कुछ चीजें उसके अंदर एक्स्ट्रा है, कुछ चीजें उसके अंदर एक्स्ट्रा है, तो आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे होंगे पीडीएफ की फॉर्म में, उनको आपने कवर करना है। हाँ, अगर आपको एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करनी है तो मैं ये रेफर करता हूँ कि तुम लोग कैप से जाकर के कर सकते हो, एसीसी से भी कर सकते हो, लेकिन मेरी ही बनाई हुई एमसीक्यूज इतनी सारी होंगी कि तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं से भी जाकर के तुम जो है वो कर रहे हो, या कोई एग्जाम की कोई कोई जादू वाली जो फाइल होती है, कल जैसे गेम के अंदर भी मैं डिस्कस कर रहा था, कोई जादू वाली फाइल फाइल होती है जिसके अंदर से एमसीक्यू जो है वो पेपर में आ रहे होते हैं, वो सब चीजें जो है वो आपको जो आपका रेगुलर बेसिस पे जो टेस्ट हो रहा होता है ना, वीकली वीकली जो हम लोग टेस्ट डिजाइन करेंगे जिसके अंदर आप लोगों से एमसीक्यू जो है वो टेस्ट करेंगे, वो सारी एमसीक्यूज वही होंगी और उनका सोल्यूशन भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को क्लास के शुरू में बता दी कि हम लोग किस तरीके से, हाँ, जादू वाली फाइल में आंसर भी जादू ही होते, वो आंसर आते भी जादू से है, वो अकाउंटिंग से या प्रैक्टिस से जादू आंसर्स नहीं आते। तो कोशिश किया करो कि उस फाइल को थोड़ा सा इग्नोर करो, ज्यादा बेहतर है। कल हमने एमए की क्लास में उसकी बहुत ज्यादा बुराई कर ली है, लेकिन जिस बंदे ने वो फाइल बनाई है उसकी बहुत ज्यादा एफर्ट है कि उसने वो एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो इतना ज्यादा किसी की पीछे बुराई करना अच्छी बात नहीं होती है, तो हम इग्नोर करते हैं उसको। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ के टॉपिक्स आप लोगों के पास कौन कौन से सारे कवर होंगे, वही बोल रहा हूँ ना यार। आप लोगों की जो एपीसीआर की क्लास अभी होगी, साथ में दूसरा सेशन भी चल रहा होगा, वहां पे आप लोगों को बता दूंगा कि यार ये वाला स्टैंडर्ड चल रहा है, अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो वहां पर आकर पढ़ सकते हो। देखो, सीजीपीएल और एफएससीआर एक साथ दे रहे हो तब भी मैं आप लोगों को, देखो, सीजीपीएल और एफएससीआर एक साथ दे रहे हो और अभी तुम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, तब भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, टफ टाइम देगा सीजीपीएल भी आपको, वो पूरा का पूरा थियोरेटिकल बेस है। ठीक है, चले जी स्टार्ट करते हैं कि आपके पास टॉपिक्स कौन कौन से। सबसे पहले जो है वो जिस सीक्वेंस में मैं लिखवा रहा हूँ उनके साथ साथ मैं उनकी इंपॉर्टेंस भी बताता जाऊंगा कि किस तरह के टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर लेट सपोज कोई बच्चा हमारी क्लासेस नहीं भी ज्वाइन करता, तो ये और जाकर डीएलपी के जो लेक्चर्स है वो वहां से देखता है, ये कहीं और से पढ़ता है, तो उसको एटलीस्ट ये पता हो कि ये बताओ कि यार ये वाला जो स्टैंडर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इससे पेपर जो है वो बहुत ज्यादा आता है, तो इसको मुझे लाजमी जो है वो कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो स्टैंडर्ड आ रहा है IS2 इन्वेंट्री का, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हैं आपके इन्वेंट्री का। IS2 इससे ज्यादा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा 4 मार्क्स की एमसीक्यूज आ जाएंगी, मैक्सिमम होगा तो 4 मार्क्स की एमसीक्यूज आ जाएंगी जो आपका IS2 है इन्वेंट्री का। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट IS स्टैंडर्ड नहीं। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे आ जाओ, जो आपके पास स्टैंडर्ड है IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, इसमें ना आपके पास ना 3 स्टैंडर्ड है, 3 स्टैंडर्ड्स को मिलाकर एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसके अलावा आपके पास IS38 इंटेंजिबल एसेट, IS36 इम्पेयरमेंट,
और IS 40 इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये तीन कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसको एग्जामिनर मिलाकर आपसे आपके साथ जो है वो टेस्ट टेस्ट कर सकता है। ठीक है, इन तीन स्टैंडर्ड्स को देख लीजिएगा। इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, प्लस आपके पास डिस्क्रिप्टिव भी आ सकते हैं। लेकिन इन तीन स्टैंडर्ड्स को एक ही क्वेश्चन होगा, उसमें इंपेयरमेंट भी हो रही होगी, उसमें वे भी ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो रही हो, या उसके अंदर जो है वो सिंपल आपके पास IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आ रहा हो, डिस्पोजल हो रहा हो, किसी एसेट को आप सेल कर रहे हो, तो वो जिन बच्चों ने पढ़ा तो उनको थोड़ा वो शायद समझ में भी आ रहा हो। तो बहरहाल ये तीन स्टैंडर्ड ऐसे हैं कि जिनको आपने पूरा पढ़ के जाना है अगर आप इनको अटेंड करना चाह रहे हो। खाली IS 16 से, खाली IS 36 से, खाली IS 40 से अगर आप करके चले जाते हो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन करता है तो इनको मिलाकर क्वेश्चन कर रहा होगा। ठीक है, इनमें से दो को मिलाकर क्वेश्चन कर रहा होगा या तीनों को मिलाकर क्वेश्चन कर रहा होगा, इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। तो ये फोर्थ हो गया। फिर उसके बाद फिफ्थ में आपके पास आ जाता है, फिफ्थ में आपके पास आ जाता है बोरोइंग कॉस्ट IS 23। अच्छा, ये जो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाली चीजें हैं इसके अंदर, सबसे ज्यादा एग्जामिनर जो पूछता है ना, वो इसमें से एमसीक्यूज पूछता है। डिस्क्रिप्टिव नहीं आता लेकिन एमसीक्यूज पूछता है। 4 to 8 मार्क्स की आपसे इसमें से एग्जामिनर जो है वो एमसीक्यूज पूछ सकता है, एमसीक्यूज पूछ सकता है। देखो, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर प्रोफेशनल लेवल चल रहा है और आप इस तरीके से हमें बता रहे हैं कि ये चीजें इस तरीके से आएगी, ये चीजें इस तरीके से आएगी। बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। और जब आप लोग अगर वैसे भी जाकर के यूट्यूब पे हाउस ऑफ कॉमर्स लिखो, सर्च करो, तो इनकी जो वीडियोस होंगी आपको खुद ही ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा कि मैंने या सर ने जो है वो कितना ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है और प्रोफेशनली पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल प्रोफेशनल एग्जांपल्स के साथ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ये भी चीजें चाहते हैं कि हमें ये बताओ कि जो हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं उसकी वर्क पेपर में कितनी है, कि कितने मार्क्स की चीजें जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इस वजह से ये सेपरेटली सेपरेटली करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद सिक्स पे आ जाओ। आपके पास सिक्स में आपके पास आ जाता है IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें से अगर एग्जामिनर पूछेगा तो वो 2 मार्क्स की एमसीक्यूज पूछेगा, बस इसकी इतनी ज्यादा ही वर्थ है आपके पेपर में। पढ़ेंगे हम लोग सारा सिलेबस, ही सब चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन मैं हर चीज की वर्थ बता रहा हूँ कि जब आप पेपर्स में करीब आ जाए और जब आप अपनी प्रैक्टिस करने लगो तो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको अपनी ज्यादा एफर्ट करनी है। ठीक है, तो इस वजह से ये पहली क्लास ली जा रही है जिसमें आपको हर चीज बताई जा रही है। अब मुझसे पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, किसी भी क्लास में जाकर किसी भी टीचर से पढ़ो, तो तुम लोगों को ये बताओ कि यार मैंने किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। 7 पे आ जाओ। आपके पास जो है IFRS 16, IFRS 16 यानी कि लीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एग्जामिनर जो है वो आपसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। और क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों आ सकते हैं, दोनों ही आएंगे। एमसीक्यूज भी आ जाएगा और डिस्क्रिप्टिव भी आ जाएगा, और इससे भी ज्यादा पूछा जा सकता है। लेकिन मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम आपको बता रहा हूँ कि 10 मार्क्स का इसमें से पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और बात, एक वीडियो मैंने अपनी यूट्यूब पे ऐसी भी रखी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो लास्ट जून की अटेम्प्ट थी।
तो उसमें ना मैंने क्या किया कि हर स्टैंडर्ड को ओपन करके बताया कि इस स्टैंडर्ड से एग्जामिनर क्या चीज टेस्ट कर सकता है जो इंपॉर्टेंट है। पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकता है, पूरा स्टैंडर्ड आपको करके जाना है, लेकिन जो ज्यादा रैपिडली चीजें पूछी जा रही है ना, तो मैंने हर स्टैंडर्ड को थोड़ा सा खोल के बताया कि यार अगर IS 16 कर रहे हो उसमें ये चीजें लाजमी कवर कर लो, IFRS 16 कर रहे हो उसमें ये चीजें जो है वो आप अपनी लाजमी कवर कर लो। वो वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगा, उसको लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने हर स्टैंडर्ड के बारे में बताया, बल्कि उस वीडियो को आप तब देखना जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो। जब सिलेबस कंप्लीट कर लो, जब पेपर देने जा रहे हो, तब उस वीडियो को देख लेना, तो उसमें आपको पता लग जाएगा यार किन किन चीजों को मुझे आखिरी टाइम पे दोबारा से देखना है। जी, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि IFRS 16 मिनिमम मिनिमम जो है वो आपके पास 10 मार्क्स का आता है। मैक्सिमम वो आपसे ज्यादा भी पूछ सकता है, जैसे कि अभी ग्रुप में एक बच्चे ने बताया कि सर हमारे जो फेलो थे उन्होंने जो है वो पेपर दिया है तो उसमें 16 मार्क्स का भी उसने पूछा। तो ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है लीज वाला, तो वो इसमें से पूछ सकता है। 7 के बाद 8 आ जाओ, 8 पे आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड आ जाता है IAS 12। एग्जामिनर का एक और फेवरेट टॉपिक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसे लीज एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, सेम 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 इनकम टैक्स का भी एग्जामिनर का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। इसमें से एग्जामिनर जो है वो आपसे लाजमी टेस्ट करता है। वर्क दोनों की सेम है, मिनिमम वो 10 मार्क्स का इसमें से पूछ लेता है। मिनिमम वो 10 मार्क्स का इसमें से पूछ लेता है। MCQs भी आते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं। अच्छा, ये दो स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं आपको पता है कि ICMA वाले जब पेपर लेते हैं तो तकरीबन तकरीबन कुछ बच्चों का पेपर अलग होता है, कुछ बच्चों का पेपर अलग होता है, सबका सेम पेपर नहीं होता है ना। और आप लोगों ने अगर पहले पेपर दिए हो तो आपको आइडिया होगा कि कुछ बच्चों का पेपर अलग होता है, कुछ बच्चों का पेपर जो है वो अलग होता है, मतलब इन्होंने फॉलो किया हुआ है ACCA वालों को। ACCA का भी ऐसे ही पेपर होता है कि पेपर जो है वो अलग अलग आ रहे हो। तो जब पेपर अलग भी हो, लेकिन हर पेपर में IFRS 16 और IAS 12, ये दो, इनकम टैक्स और इसके अलावा लीज, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बच्चे को मिले। याद रखना, हर बच्चे को 16 और 12, IFRS 16 और IAS 12, ये दो टॉपिक्स एग्जामिनर लाजमी टेस्ट करेगा। भले बच्चे का पेपर कुछ भी हो, इसमें से उसको लाजमी टेस्ट करना है। और जब आप इंटरव्यू देने के लिए भी जा रहे होते हो तो इंटरव्यू में जब आपके पास सवाल आते हैं, उसमें से इंटरव्यूअर का भी फेवरेट टॉपिक है डेफर्ड टैक्स। अगर टैक्स में कहीं पर बात छिड़ गई तो फिर बारी आ जाती है डेफर्ड टैक्स की। तो इस टॉपिक को, इनकम टैक्स के टॉपिक को, खासतौर पे इनकम टैक्स के टॉपिक को आप लोगों ने बड़ा ही डिटेल में पढ़ना है। कहीं से भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, इसको डिटेल में पढ़ना है। इसको हल्का मत लीजिएगा, आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये, और आपके पेपर में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। फिर उसके बाद 9 पे आ जाओ। 9 में आपके पास टॉपिक है वो है IFRS 2। शेयर बेस्ड पेमेंट। अच्छा, ये जो आपका टॉपिक है ना IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, IFRS 15, उस पर आ रहा हूँ मैं, उस पर आ रहा हूँ। IFRS 15 की बात कर रहे हो ना, क्यों पूछा जाता है वो इंटरव्यू में ज्यादा, इसका रीजन है मैं आप लोग को बताता हूँ क्या रीजन है। IFRS 15 जो आप पूछ रहे हो ना, रेवेन्यू वाला, उसका क्या रीजन है, किस वजह से इंटरव्यूअर जो है वो आपसे पूछता है, उस जब उस स्टैंडर्ड पे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो आपका शेयर बेस्ड पेमेंट है ना, बेसिकली IFRS 2, ये आपके सिलेबस में भी IFRS 2 के नाम से नहीं है, ये शेयर बेस्ड पेमेंट के नाम से।
है तो बहुत डिटेल टॉपिक, लेकिन आपके सिलेबस में लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, बहुत बड़ा आईएएस नहीं, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत लिमिटेड है। और इसमें जो आपसे पूछे जाते हैं वो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसमें जो पूछे जाते हैं वो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और 4 to 6 मार्क्स के एमसीक्यूज आ सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। 2 to 6 मार्क्स आप कह लो कि 2 नंबर का भी एमसीक्यू। कुछ कुछ ऐसे भी हैं जहां पर इसमें से पूछता ही नहीं रहते, लेकिन अगर पूछेगा तो मिनिमम मिनिमम 2 नंबर का पूछ लेगा, और मैक्सिमम 6 नंबर का पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। 10 पे आ जाओ, 10 पे आ जाओ, 10 पे आपके पास आ रहा है IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन। इससे भी डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है, और वो आपसे एमसीक्यूज भी पूछ लेता है, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन इसमें से भी अगर पूछा जाता है तो मैक्सिमम 6 मार्क्स तक वो आपसे पूछ सकते, 6 मार्क्स तक आपसे पूछ। ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन, सॉरी बिजनेस कम्युनिकेशन कह रहा हूँ, बिजनेस कम्बिनेशन जो एसएल के अंदर है वो डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पर आपके पास इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है। 10 के बाद 11 पे आ जाओ, 11 में आपके पास है IS 10। IS 10 जो है वो आपके पास इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। और इसके अलावा 11 के बाद 12 है, ये दोनों स्टैंडर्ड्स एक साथ आते हैं अगर आते हैं। IS 37, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। अच्छा, ये दो स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं, ये दो स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं, इसमें आपसे एग्जामिनर मैक्सिमम मैक्सिमम 2 4 मार्क्स का पूछ सकते हैं, और इन दोनों को मिलाकर पूछेगा। या तो इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड से एक छोटी सी एमसीक्यू आ जाएगी, या प्रोविजन फॉर कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी के साथ, और निहायत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, एक क्लास के अंदर कवर हो। बेटा नॉर्मली हम इसी सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, जिस सीक्वेंस में आप लोगों को लिखवा रहा हूं ना, ज्यादातर हम इसी सीक्वेंस के अंदर चल रहे होते हैं, कुछ आगे पीछे सीक्वेंस हो जाती है, लेकिन नॉर्मली हम इसी सीक्वेंस को जो है वो फॉलो करते हैं। 12 के बाद आ जाओ 13 पे। IFRS 15, रेवेन्यू। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका स्टैंडर्ड है। इसमें से इसमें से ज्यादातर एग्जामिनर एमसीक्यूज काफी पूछता है, एमसीक्यूज काफी पूछता है। डिस्क्रिप्टिव तो कम है, लेकिन एमसीक्यूज वो आपसे काफी पूछ रहा होता है। और आप समझ लो कि 4 to 8 मार्क्स की आपसे इसमें एग्जामिनर जो है वो एमसीक्यूज पूछ लेता है। IFRS 15 जो कि रेवेन्यू बेस कर रहा है कि आपने रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है। अब जो कंपनीज होती है इसके हवाले से इस वजह से पूछती है क्योंकि आपको वहां पर रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, स्टैंडर्ड आपको बता रहा है कि किस रेवेन्यू को कितना और कब रिकॉर्ड करना है, वो आपको ये स्टैंडर्ड बता रहा होता है कि कितना रेवेन्यू। अक्सर का हम तो देखते हैं ना कि हमने 1 लाख की सेल कर दी या 2 लाख की सेल कर दी, लेकिन अब उसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से होगी वो आपको ये स्टैंडर्ड जो है ना वो बता रहा होगा। ठीक है, इस वजह से ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके फ्यूचर अगर आप जाते हो किसी जॉब में तो उसमें भी एग्जामिनर वो इंटरव्यूअर जो है वो आपसे ये पूछ सकता है।
अब समझ में आया कि क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। जब आप इस स्टैंडर्ड को पढ़ोगे, और बड़ा मजेदार स्टैंडर्ड है, बड़ा मजेदार स्टैंडर्ड है। जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर होगा, मजा आएगा इसको पढ़ने में। अच्छा, जो देखो, ये जो मैंने सारे स्टैंडर्ड्स लिखवाए और भी है, आगे चल के लिखवा रहा हूँ। जिन स्टैंडर्ड्स के मार्क्स ज्यादा है ना, उनको मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आपके पास लीज का टॉपिक हो गया, इनकम टैक्स का टॉपिक हो गया, या आपके जो फिक्स एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इम्पेयरमेंट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बोरोइंग कॉस्ट, इन टॉपिक्स को मैं शुरू में पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं इनको मैं शुरू में पढ़ा रहा हूँ। जिनकी पेपर में वर्थ कम है उनको मैं एंड में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद आज जो नेक्स्ट आपके पास स्टैंडर्ड है 13 के बाद 14 में आपके पास आता है IAS 7, कैश फ्लो। कैश फ्लो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसमें से भी आपके पास 8 to 10 या 6 to 10 कर लो, 6 to 10 मार्क्स का पेपर आ सकता है। अब वो डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है और एमसीक्यूज दोनों में आ सकता है। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को नहीं देते आप लोगों को। अगर किसी ने पढ़ी हो पहले, कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 एक्टिविटीज होती हैं। ऑपरेटिंग हो गई, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग हो गई, फाइनेंसिंग हो गई। वो तीनों एक्टिविटीज बनाने के लिए कहते हैं। तो एक एक्टिविटी जो है वो आप लोगों से पूछ लेते हैं। और मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, IAS 7, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को खुद ही अंदाजा हो जाएगा सर का फेवरेट टॉपिक क्यों है ये। फिर उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है 14 के बाद 15 पे। 14 के बाद 15 पे आपके पास स्टैंडर्ड आ जाता है IAS 38, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट जो है वो, इसमें भी 5 to 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में ज्यादातर जो आपसे पूछता है ना, वो कैश जनरेटिंग यूनिट पूछ लेता है। कैश जनरेटिंग यूनिट। अब कैश जनरेटिंग यूनिट जो है ना, वो रिलेट कर रहा होता है ऊपर जो आपका स्टैंडर्ड है ना, इम्पेयरमेंट IAS 36। तो दोनों को मिला करके जो है ना, वो आपसे वो पूछ लेता है, और वो कैश जनरेटिंग यूनिट पे ही आपसे स्टैंडर्ड जो है वो क्वेश्चन को टेस्ट करता है। तो 5 to 10 मार्क्स का जो है वो इसमें से आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ आप, क्योंकि ये जो इंटेंजिबल एसेट है ना, इसमें आप समझ लो कि IAS 36, इन दोनों को मिलाकर भी पूछ लेता है। 15 के बाद आ जाओ 16 पे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड आपके पास आ जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। गवर्नमेंट ग्रांट लिखवा दिया आप लोगों को? हाँ, लिखवा दिया। अच्छा, इसके बाद नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अब जितने भी स्टैंडर्ड्स है ना आगे आ रहे हैं, वो छोटे छोटे चिल्लर चिल्लर से आपके स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब मैं स्टैंडर्ड के नाम नहीं लिखूंगा, जस्ट स्टैंडर्ड लिख दूंगा, क्योंकि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और बहुत कम आ रहे हैं। IAS 1, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत कम आता है। IAS 12 24, रिलेटेड पार्टी, बहुत कम आता है। IFRS 9, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बहुत कम आता है। और इसके अलावा IFRS 5 ना होने के बराबर आता है, कभी आए नहीं। और अगर कुछ रह गया हूँ, IFRS 8 लिखवा दिया, नहीं लिखवाया IFRS 8, ऑपरेटिंग सेक्टर। तो ये कुछ आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं।
IAS 8, IAS 8 तो नहीं लिख पाया ना। बेटा एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। IFRS 5 के बारे में कह रहे हैं, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। ना होने के बराबर होता है इसमें से, मतलब ये जितने भी स्टैंडर्ड्स है। बिल्कुल डिसकंटिन्यू। तो ये इस तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें से बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। मतलब इन सबको मिलाकर ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम जो है वो एग्जामिनर 5 नंबर का पूछ लेगा या 4 नंबर का पूछ लेगा। जो ऊपर के स्टैंडर्ड्स थे ना, जो हम लोगों ने पढ़े हैं ऊपर, जो मैंने आप लोगों को बताया। कंसोलिडेशन है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ लेता है उससे। लेकिन इतना डीप में नहीं है आपके पास, इतना डीप में नहीं, जितना डीप में हम लोग पढ़ लेते हैं कम्बिनेशन, कंसोलिडेशन। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क थ्योरी है, 5% थ्योरी है वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। उसमें से 5% यानी कि 5 नंबर का आता है। 5 मार्क्स, 5 नंबर का एग्जामिनर पूछता है थ्योरी है सारी की सारी। ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या था, पूरा का पूरा सिलेबस था। दिखने में तो आप लोगों को बहुत बड़ा लग रहा होगा कि 21 स्टैंडर्ड्स हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को मिलाकर 22 हो गए। ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इतना है नहीं। जैसे कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं एक क्लास के, जैसे IS 1037 एक क्लास में कवर हो जाता है, IFRS 5 एक क्लास में कवर हो जाता है। ठीक है, IFRS 8, IS 8 मतलब एक ही क्लास के टॉपिक्स है। तो जो बड़े स्टैंडर्ड्स है और बड़े जो मैक्सिमम आपका जो टाइम ले लेते हैं ना, वो 3 क्लासेस का बस। 3 क्लासेस में आपका स्टैंडर्ड नॉर्मली एक जो है वो कवर हो जाता है। तो सिलेबस नजर आने में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं कंपैरेटिवली एएमए के। एएमए के टॉपिक्स आपको मैंने अगर लिखवाए होंगे तो 10 से 11 टॉपिक्स लिखवाए होंगे। ठीक है, मर्ज करके, मतलब कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस वगैरह, मतलब डिटेल में नहीं जाकर, मतलब बड़े बड़े टॉपिक, मोटे मोटे नाम लेकर तकरीबन 10 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को लिखवाए। लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स है वो तकरीबन 21 से 22 के करीब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को मिलाकर। तो लगने को तो बहुत बड़ा सिलेबस है लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो एएमए का एक सवाल यहाँ पर एक स्टैंडर्ड हो जाता है पूरा। एएमए का एक सवाल यहाँ पर क्या हो जाता है, एक स्टैंडर्ड हो जाता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इतने कंसेप्ट है। एएमए का हर सवाल आप देखोगे एक दूसरे सवाल से जो है वो थोड़ा सा चेंज आता है। हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई नई लॉजिक आ रही होती है। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड बेस है, दोनों में डिफरेंस समझ लो, दोनों में डिफरेंस समझ लो। ए में क्या है, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट मैनेज आप लोगों को खुद करना हो। ठीक है, मैनेज किसी को देख कर नहीं करना होता, मैनेज आपको खुद करना होता है कि हम चीजों को किस तरीके से मैनेज करें। वैसे ही हम अकाउंटिंग में वहां पे चीजों को किस तरीके से मैनेज करें। तो वो हमारी अपनी लॉजिक्स होती हैं, हमारी अपने कंसेप्ट होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से, अच्छा एक ही क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व हो रहा है, इस तरीके से भी सॉल्व हो रहा है, ऐसे भी सॉल्व हो रहा है। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीका कार है जिससे वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है।
यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड है भाई, आपको एक लाइन पे चलना है। आप ना ही यहाँ पर हो सकते हो ना ही यहाँ पर हो सकते हो। आपको स्ट्रेट लाइन पे जो स्टैंडर्ड बता रहा है ना, जो स्टैंडर्ड बता रहा है आपको, जो IAS बता रहा है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको बता रहा है, आपने उसी लाइन पर चलना है। अगर कोई इधर उधर से चीज आ भी जाती है तो आप बोलोगे भाई स्टैंडर्ड मना करता है, खत्म बात, इग्नोर हो गया, वहां पर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। जब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, तो फिर चीजें बड़ी डीप में चली जाती है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आपको रिस्ट्रिक्शन दे देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इस वजह से ये टॉपिक जो है वो आप लोगों का क्या रह जाता है, आसान होता है। वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? यार वो यही टॉपिक्स होंगे जो छोटे मोटे चिल्लर टॉप स्टैंडर्ड्स मैंने एंड में लिखवाए है ना, तो ये टॉपिक्स होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को लिखवाए, वो 20% वो टॉपिक्स है। जैसे कि आप समझ लो कि जो अभी जून वाला जो सेशन चल रहा है उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए। गवर्नमेंट ग्रांट नहीं पढ़ा, वो मतलब 2-4 नंबर के जो स्टैंडर्ड है वो अभी तक मैंने नहीं कर पाया। जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स है वो हम लोग सारे कर चुके। तो स्टैंडर्ड या कंटेंट नंबर 15 तक समझ लो कि हम लोगों ने वहां पर कर लिया है। और बाकी आगे के जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स है ना, वो नहीं कर पाए। बिल्कुल, कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन में ही आ जाता है ना बेटा। कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप IFRS 3। तो ये था। और पढ़ने का क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई रेगुलर क्लास हुआ करेगी, इसी वीक से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। किस दिन क्लास होगी? हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी। और क्लास टाइमिंग जो है वो क्लास टाइमिंग जो है वो अब क्या होगी? मे भी ऐसा हो कि 9:30 बजे आप लोग की स्टार्ट हो रही हो, या 10 बजे आप लोग की क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही हो, क्योंकि एक मेरा सेक्शन वैसे ही FCR का चल रहा है और AMA का चल रहा है। तो अब उनको मैनेज करके आप लोगों का सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। तो वीक में 3 डेज क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में, या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में। जी, जी वही टाइमिंग होगी तकरीबन 8:30 बजे की, इस तरह की कोई टाइमिंग, 9:30 बजे तक की टाइमिंग होगी। वो आपको मिस जो है वो गाइड कर देंगी। वो आपको ग्रुप में ही जो है वो टाइम टेबल वगैरह सारी चीजें जो है वो बता दी जाएंगी। देखो एक बेटा, असल में ना एक क्लास ऑलरेडी FCR की चल रही है और AMA की भी चल रही है। उनके टाइम को थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊंगा। वैसे वो 10 बजे जाके खत्म होती है क्लास। जो क्लास खत्म होती है, एंड होती है, तो 10 बजे खत्म होती है, क्योंकि मैं ऑफिस से ही तकरीबन जो है वो 5-5:30 बजे फ्री होता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं घर आता हूँ, फिर उसके बाद क्लासेस वगैरह स्टार्ट करता हूँ। CMA का भी बैच चल रहा है। तो क्लास आप लोगों की 9:30 पे ही समझ लो कि स्टार्ट होगी। और किसी का कोई सवाल हो? ठीक है। और चार्जेस जो है वो इसके 2000 होंगे पूरे सेशन के, वो आप लोगों को पे करने। 2000 होंगे, 2000 चार्जेस होंगे इसके, फीस के, जिसमें सारी चीजें शामिल होंगी, टेस्ट वगैरह, PDF वगैरह, हर चीज। लेक्चर्स लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इकोनॉमिकल इस वजह से रखें क्योंकि यार आप लोग ऑलरेडी जो है वो, मुझे आप लोगों का थोड़ा सा दुख का अंदाजा है कि आप लोग ऑलरेडी ISM में फीस जो है वो जमा करवा चुके हैं, 23,000, 24,000, 25,000 की। और फिर प्लस आपको एग्जामिनेशन फीस भी जो है वो जमा करवानी है। तो ये तो वैसे ही इस तरीके का ग्रुप हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि DLP के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना बेचारे, वो वो बेचारे बेसहारा घूम रहे होते हैं आगे पीछे, कोई उनको बताने वाला नहीं होता। तो एटलीस्ट उनके लिए जो है वो कुछ इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जो रेगुलर क्लास वाले होते हैं उनको तो चलो उनका एक ग्रुप भी बन जाता है,
और वो पढ़ भी लेते हैं क्योंकि ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, क्लासेस हो रही होती है रेगुलर। लेकिन देखो आज मैं आप लोगों को फॉर्म फॉर्म खोल के नहीं दिखा सकता। फॉर्म में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि कोई दादू से है, कोई सत्तर से है, कोई जो है वो केपीके से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से बैठा हुआ बेचारा जो है वो फॉर्म फिल कर रहा है। अब वो पेपर दे रहा है डीएलपी के अंदर, वहां पर कराची जैसा शहर है, या इस्लामाबाद में से कुछ बच्चे हैं, या मुल्तान में से, लाहौर में से, ये एक शहर है यहाँ, ये यहाँ पर आपको गाइड करने वाले बहुत सारे मिल जाए। जो बच्चा पिशावर से पेपर दे रहा है, एक तो पहली बात ये है कि जो दादू से दे रहा है या जो सक्कर से पेपर दे रहा है, तो पहली बात ये उसने ये इनिशिएट किया, बड़ी बात है उसके। ठीक है, क्योंकि कराची में तो पता है ना सबको कि आईएसएम में का है, लाहौर में ही पता है सबको, और इस्लामाबाद के अंदर भी पता है। लेकिन वो बच्चे बेचारे यार जो बिल्कुल गांव से जो है वो आ रहे हैं, या जो खैबर पख्तूनख्वा से, केवीके से, बलूचिस्तान से, जो डीएलपी के अंदर पेपर दे रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं कुछ। वो आते हैं, फिर उन ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो वो बेचारे आते हैं, अपनी फीस वगैरह जमा करवाते हैं, जमा करवाने के बाद प्रॉपर तरीके से जब उनको गाइडेंस नहीं मिल रही होती, तो फिर वो ऐसे में छोड़कर चले जाओ, ये होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने ज्यादातर हम प्रायोरिटी उनको दे रहे होते हैं। वैसे तो सब बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी हम उन बच्चों को दे रहे होते हैं या जो बिल्कुल ही डीएलपी में और बिल्कुल कहीं दूर से आके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मार्क रहने दें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताएंगे हम क्या है, आगे चल के क्लासेस में डिस्कस होता रहेगा। ठीक है, नहीं मेंबर नहीं हूँ भाई, मेंबर नहीं, क्लासेस में डिस्कस होता रहेगा कि मैं क्या हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। किसी का और कोई सवाल तो नहीं है? जब आप लोग रजिस्टर्ड हो जाओ तब आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप ये ले लो कि मैं कराची यूनिवर्सिटी में हूँ। फिलहाल अभी मैं कराची यूनिवर्सिटी में, अकाउंट्स में। एफएसआई ग्रुप में ऑलरेडी आप ऐड हैं। जूम यूजर को ऐड करना है, मैं कैसे करूंगा ये बताइए। ना नाम मुझे पता है आपका। एफसीए की क्लासेस हो रही हैं। फी प्रोसीजर बेटा मिस आपको बता देंगे, ग्रुप में ही बता देंगे को। एफसीए की क्लासेस हो रही है, एफसीए के ग्रुप में आप लोग ऐड हो गए। स्क्रीन को शेयर कर दो, पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसका मैं आपको। अभी मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। फिर इंशाल्लाह जब रेगुलर क्लास होगी, एटलीस्ट 2 आवर्स की होगी, आप लोग ये माइंड में रखिए। पेपर पे पैटर्न वही है, 60% आपकी एमसीक्यूज होती है और 40% आपका डिस्क्रिप्टिव। पेपर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।